बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज नई दिल्ली में जारी MCD इलेक्शन की मुहिम में हिस्सा लेते हुए अपने पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई और एक ज़बरदस्त इंतखाबी जलसे आम से खिताब किया। मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, रुकने पार्लिमान सीलमपुर से मोहतरमा शबनम साहिबा, हमारे उम्मीदवार जो है जनाब हाजी रईस साहब, वार्ड नंबर 233 से मजलिस के उम्मीदवार साहिबा मोहतरमा मुनाजरा राशिद अली, और बल्ली मारान से मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद उबैद साहब, मंच पर बैठे हुए तमाम हमारी इज्जतदार माँ और बहनें, मेरे मजलिस के तमाम साथी, मैं सबसे पहले आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की है। मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि आप तमाम से दरख्वास्त कर सकूं कि 4 दिसंबर के दिन आप तमाम लोग अपना एक वोट हाजी रईस अहमद और मोहतरमा शबनम के हक में इस्तेमाल करें। बल्ली मारान से मोहम्मद उबैद साहब और वार्ड नंबर 233 से हमारी बहन मोहतरमा मुनाजरा राशिद अली के हक में इस्तेमाल करें। इनका सिंबल, इनका इंतखाबी निशान पतंग है। आप तमाम से मेरी ये गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, और याद रखिए, इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि भारत की राजनीति में सिर्फ उसी को सुना जाता है जिसका कोई नुमाइंदा जीत कर जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि जज्बाती नारे लगाने से आपकी आवाज को सुना जाएगा, तो नहीं सुना जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि हम एहतजाज करेंगे तो हमारे मसाइल और तकालीफ को हल कर दिया जाएगा, तो याद रखिए, हम एहतजाज 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने कर सकते हैं, मगर साल के 365 दिन तो हम एहतजाज नहीं कर पाएंगे। और अगर कर भी पाएंगे तो उस तरह से अवाम का इत्तेमाद और अवाम की ताईद हासिल नहीं रहेगी। इसीलिए आप तमाम से मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और मजलिस को मजबूत करिए। मजलिस इलेक्शन में इसलिए हिस्सा लेती है कि गरीब और मजलूम अवाम को उनका हक मिले। मैं चाहे गुजरात का दौरा करूं या अहमदाबाद के गली कूचों में फिरूं या गोधरा के गली कूचों का मैं जाकर मायना करूं, या फिर गुजरात की वडगाम की सरजमीन हो या सूरत की सरजमीन हो, या फिर दिल्ली का सीलमपुर हो या जाफराबाद हो, एक बात यहां पे नजर आती है कि जिस बस्तियों में, जिस इलाकों में अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान या दलित या आदिवासी रहते हैं, वहां पर विकास के नाम पर कुछ काम नहीं करवाया जाता। वहां पर खुली मोहरियां नजर आएंगी, वहां पर गंदगी नजर आएंगी, वहां पर कचरे के अंबार और पहाड़ नजर आएंगे, साफ पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं, वहां पर बच्चों की तालीम के लिए स्कूल नहीं, वहां पर बीमारों के लिए इलाज के लिए डिस्पेंसरी अस्पताल नहीं। ये इसलिए नहीं करवाया जाता क्योंकि इन इलाकों में, इन बस्तियों में, इन महल्लों में बसने वाले मुसलमान और दलित और आदिवासी होते हैं। यही हाल दिल्ली का भी है। तो इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि इन तकालीफ को अगर आपको दूर करना है तो आपको यहां से हाजी रईस अहमद के हाथ को मजबूत करना है, ताकि इस
आपके इस वार्ड में सीलमपुर में ये डेवलपमेंट के काम करवाए जाएं। और आप जानते हैं इस बात को कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री की छोटा रिचार्ज हो, ये कभी भी नहीं चाहते, ये तीन पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि आप जमीनी सतह से अपनी कोई सियासी लीडरशिप को बना लें। वो हरगिज इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि आपकी एक आजाद सियासी क़ियादत यहां पर पैदा हो जाए। आपको मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि आपने बरसों से कांग्रेस को वोट दिया। जब आप कांग्रेस से बेजार हुए तो आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पार्टी को वोट दिया। मगर आप खुद फैसला करिए कि आपको क्या हासिल हुआ। आपने अपना वोट तो इस्तेमाल किया, मगर आपके मोहल्ले में कौन सा काम हुआ? आपके बच्चों के लिए कौन से स्कूल खोले गए? अगर स्कूल भी खोल दिए जाते तो वहां पर टीचर नहीं है, जैसा यहां पर इस वार्ड में, सीलमपुर के वार्ड में है। कौन से सफाई का इंतजाम किया गया? अभी हमने सुना कि हाजी रईस अहमद साहब ने कहा कि कचरा उठाने की 10 गाड़ियां मंजूर हैं, सिर्फ 3 काम करती हैं। तो मालूम हुआ 7 गाड़ियों पर कब्जा हो चुका है यहां के मौजूदा कॉरपोरेटर साहब का। अभी हाजी रईस साहब ने बताया कि 250 सफाई कर्मचारी काम करना है सीलमपुर वार्ड में, और 100 काम करते हैं। 150 की तनख्वाह कौन उठाता है आप जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं तकालीफ को, इन्हीं मसाइल को हल करने के लिए मैं आपके दरमियान में आकर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 4 दिसंबर के दिन आपको मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक आपकी लीडरशिप पैदा नहीं होगी, आपके तकालीफ हल नहीं होंगे। वरना याद रखिए कि आप जिस तरह से पिछले 50 साल से कांग्रेस को वोट देते आए, आपने कांग्रेस से आप बेजार हुए क्योंकि कांग्रेस ने आपको धोखा दिया, तो आपने दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री को वोट दिया। मगर आपकी लीडरशिप कहां है? कोई कहेगा कि नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी में भी लोग जीत कर आते हैं, मगर वो गूंगे और अंधे बनकर बैठते हैं। उनको इस बात की इजाजत नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर उसकी आंख में आंख डालकर कहे कि तुमने जुल्म किया है, तुमने झूठ बोला है तबलीगी जमात के बारे में। इतना बड़ा झूठ तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया। पूरे मुल्क में जब कोविड शुरू हुआ तो सबसे पहले अगर किसी ने कोविड के दौरान में जब लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल के बेड के लिए, तो ऐसे वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सारे देश में अपना जहर उगला और कहा कि कोविड अगर फैल रहा है तो तबलीगी जमात से फैल रहा है। यही मुख्यमंत्री था। नहीं, थाली मारना नहीं है, थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना तुम्हारे से दाद हासिल करने के लिए कह रहा हूं। मेरा मकसद यह है कि जब आप यहां से उठकर जाएंगे तो एक सोच और फिक्र लेकर जाएं। जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तबलीगी जमात को बदनाम किया, मुसलमानों को बदनाम किया, और जब कोविड की लिस्ट जारी की जाती थी तो उसमें एक तरफ कहा जाता था कि इतने कोविड के पेशेंट हैं, बाजू लिखा जाता था तबलीगी जमात सुपर स्प्रेडर से इतने पेशेंट बढ़ गए। और पूरे मुल्क में, पूरे वतन अजीज में मुसलमानों को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिए लोग। अरे ये दाढ़ी वाला है, ये बुर्का पहनने वाली है, इससे कोविड फैल रहा है। नफरत बढ़ गई, कई लोगों पर हमला हुआ, इलाज नहीं हुआ, और उसका तमाम की तमाम जिम्मेदारी मौजूदा दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आयद होती है। अब जब हम ये बयान करते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के चमचे बोलेंगे, देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आप जानते हैं, सारी दुनिया ने देखा उसको। फिर उसके बाद दूसरी तरफ आप चले जाइए, आप देखते हैं कि जब दिल्ली में फसादात हो रहे थे, दिल्ली में नफरत की आंधी बढ़ चुकी थी, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बजाय जाता लोगों से अपील करता कि भाई नफरत की आग को कम करो, हम इस देश के बाशिंदे हैं, हम भाई हैं, ये आग नहीं फैलनी चाहिए, कहां गया, गायब हो गया।
और कहां जाता है महात्मा गांधी के राजघाट पर जाकर अपने मंत्रियों को लेकर आंख और मुंह बंद करके बैठ जाता है। जनता के घर जल गए, लोग मर गए, दिल्ली का मुख्यमंत्री गायब, रूपोश, कहीं पर नजर नहीं आया। तीसरी मिसाल इसकी आपके सामने है कि शाहीन बाग का एहतजाज चल रहा था, CAA के खिलाफ हम सब ने एहतजाज किया और दुनिया ने देखा कि मैं और इम्तियाज जलील ने नरेंद्र मोदी के 300 MPओं के सामने लोकसभा में उनकी आंख में आंख डालकर कहा कि CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, यह काला कानून है। हमने उस कानून के कागज को फाड़ दिया। और जब एहतजाज चल रहा था तो पूछो दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहां पर था, तो कहा कि अगर शाहीन बाग, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं शाहीन बाग को आधे घंटे में 15 मिनट में हटा देता था। फिर दिल्ली के फसादात में इन्हीं की पार्टी का एक शख्स जो बीजेपी में चला गया, उसने नारा लगाया देश के गद्दारों को गोली मारो। उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाता, मगर तबलीगी जमात के खिलाफ FIR दर्ज कराते मुख्यमंत्री। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का असली चेहरा है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की असली सोच है। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री जरूर बन गया गलती से, मगर याद रखिए ये 2013 का नरेंद्र मोदी है। ये आगे चलकर नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता है। आप समझते हैं कि मैंने ये फ्री दिया, ये फ्री दिया, कोई फ्री नहीं दिया, कोई जेब से नहीं दे रहा है, जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है ये। अगर सब चीज फ्री दिया तो बताओ यहां पर स्कूल में टीचर क्यों नहीं है, यहां पर गंदगी क्यों है, यहां पर पीने के पानी का इंतजाम क्यों नहीं है? तो मालूम होगा कि नहीं, यहां पर टोपी वाले रहते हैं, यहां पर बुर्का पहनने वाली रहती है, यहां पर दलित बसता है। इसलिए यहां पर जब आएंगे, यहां पर जब केजरीवाल आएगा तो बोलेगा भाजपा को हराना है, हमको वोट दो। और जब दूसरी जगह जाएगा बोलेगा मैं पार्क बना दिया, मैं मेट्रो बना, वो स्कूल बना दिया, पानी की लाइन कर दिया। अरे तुम कब तक डराओगे बीजेपी से हमको? अगर किसी ने बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया तो वो हम हैं, अल्पसंख्यक समाज मुसलमान। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 2014 सुनिए, 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, दिल्ली में एक बहुत बड़ी संस्था है, CSDS नाम है, उनका डेटा उठाकर देख लीजिए। आपने एग्रीमेंट कर लिया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मोदी के साथ कि बड़े भाई आप लोकसभा जीतिए, मैं असेंबली जीतता हूं। तो बड़े भाई ने कहा छोटे तू यहीं लगा रहे, मैं पूरे देश में लगा रहूंगा। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि यहां पर जो शख्स जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी जो मौजूदा कॉरपोरेटर साहब की तायीद कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? मुझे अभी हाजी रईस ने बताया कि जब मेट्रो चलती है, जब जाफराबाद का सीलमपुर का रेलवे स्टेशन आता है तो अनाउंसमेंट किया जाता है कि अपने जेब और सेल फोन को बचा कर रखिए, अपने जेब और सेल फोन को बचा कर रखिए। कौन इस क्रिमिनल्स को बचा रहा है? कौन यहां पर ड्रग बेचने वालों का साथ दे रहा है? मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप यहां से मजलिस के उम्मीदवार को, मोहतरमा शबनम को कामयाब करिए। ये जितने अनासिर हैं, क्रिमिनल लोग हैं जो नौजवानों की जवानी को ड्रग्स के जरिए बर्बाद कर रहे हैं, जो जराइम में मुलविस हैं, इन तमाम को इंशाअल्लाह ताला हमारा शेर हाजी रईस इनको सुधार देगा चंद 24 घंटे के अंदर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि हर जगह पर यही कोशिश होती है कि मजलिस का उम्मीदवार कामयाब ना हो। इसमें कांग्रेस, इसमें दिल्ली का मुख्यमंत्री और बीजेपी तीनों में एक पॉइंट पर मुत्तफिक है कि मजलिस ना जीते, कोई भी जीत जाए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपकी आवाज नहीं होगी तो आपकी तकालीफ को कोई नहीं सुना जाएगा। अगर आप अपने वोट से अपनी पार्टी के कैंडिडेट को कामयाब करेंगे
तो आपकी वोट की अहमियत होगी। जमहूरियत ये नहीं है कि आप 50 साल से किसी को डालते रहे। हम बीजेपी को हराने के लिए वोट डालते हैं तो कांग्रेस को वोट डाला, बीजेपी नहीं रोक पाए। फिर हमने कांग्रेस से तंग हो गए तो इनका साथ दिया, तब भी भाजपा जीतती है। आप बताइए फिर आपकी वोट की अहमियत और कीमत क्या है? हाँ, आपके वोट की कीमत बढ़ेगी जब आप मुत्तहदा तौर पर पतंग के निशान पर बटन लगाएंगे दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में। और मुझे यकीन है कि आप इंशाअल्लाह ताला अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए कि असदुद्दीन ओवैसी की जज्बाती तकारीर से कोई तब्दीली नहीं पैदा हो सकती। अगर तब्दीली पैदा होगी तो आपके सियासी शऊर के बेदार होने से पैदा हो सकती है। अगर जमीन पर इनकलाब पैदा होगा तो आपके मुत्तहदा पतंग के निशान पर वोट दबाने से होगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम ओवैसी को सुनने आए हैं तो सुन के क्या फायदा, उस पर अमल भी तो करना पड़ेगा। सुनकर क्या फायदा, उस पर अमल करना पड़ेगा 4 तारीख के दिन। हाँ, मैं पुकारता रहूंगा जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा, मैं तो आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। मगर आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, ट्रिपल तलाक का मसला आया तो ओवैसी को बोलना चाहिए, हम बोले हैं। यूएपीए का कानून आया तो हमने उसके खिलाफ में वोट दिया। लोग बोलते ओवैसी क्या बोलेगा। CAA का कानून आया तो कहा गया कि ओवैसी बोलेगा या नहीं बोलेगा, हमने बोला। इखलाक को मारा गया, पीटा गया तो कहा गया कि ओवैसी बोला या नहीं बोला। पीलू खान को मारा गया तो पूछा गया कि ओवैसी ने बोला या नहीं बोला। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई तो आपने कहा कि ओवैसी बोला या नहीं बोला, तो हमने बोला। पार्लियामेंट में महंगाई का मुद्दा आया तो सबने पूछा कि ओवैसी ने भाषण में क्या बोला, वो देखा। हमने बोला देखो, हर मसले पर हम बोलते हैं और जो खामोश बैठे रहते हैं वो चुनाव में आकर कहते कि ओवैसी के लड़ने से फुला को फायदा पहुंचेगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अगर आप खामोश रहने वालों का साथ देंगे तो याद रखना मेरी इस बात को, तुम हमेशा के लिए तुमको ये लोग खामोश कर देंगे। अगर तुम लड़ने वालों का साथ दोगे तो तुम्हारी आवाज, तुम्हारी तकालीफ सारे भारत में गूंजेगी। अगर खामोश रहने वालों का साथ दोगे तो हमेशा के लिए खुदा ना खास्ता हमको खामोश कर देंगे। ये कहेंगे कि इस पर मत बोलो, उस पर मत बोलो, ऐसा मत करो, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। बीजेपी को फायदा मुझसे नहीं हो रहा है, बीजेपी को फायदा इनसे हो रहा है। चाहे कांग्रेस हो या केजरीवाल की पार्टी हो, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि बीजेपी को हरा सकें। और गले में सांप लाकर हमारे डालते हैं कि तुम रोको बीजेपी को। अरे अगर मैं हाथ उठाकर आज आपसे पूछूंगा कि क्या आपने 2014 में और 19 में बीजेपी को वोट दिया तो हाथ उठाओ, और अगर नहीं दिया तो हाथ उठाओ। कितनों ने नहीं दिया बीजेपी को, हाथ उठाओ। फिर कैसे जीती बीजेपी दिल्ली में? कैसे जीती बीजेपी दिल्ली में? क्या मैंने कहा तुमको आकर? समझो मेरी बात को मेरे भाई। मुझे बदनाम करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे खत्म कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर तुम समझो इस बात को, आप समझो इस बात को कि आपके वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है। कांग्रेस और केजरीवाल के वोट से मोदी प्रधानमंत्री 2 मर्तबा बन गए और गले में सांप हमारे गले में लाकर डाल दिया जाता है। अरे मरता है अखलाक है, पत्थर हम खाते हैं। बुरखे पर मसला उठता है तो बुरका कौन पहनता है? सब हम मसाइब हम पर आते हैं और फिर जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ओवैसी को दोगे तो भाजपा को फायदा होगा। अरे तुम इतने चुनाव हार गए, बेगैरत हो क्या तुम लोग? ये कांग्रेस और आप बीजेपी को नहीं हरा सकते, तो मगर आप और हमारे दरमियान में आकर कहेंगे नहीं नहीं, ओवैसी की बात को यकीन मत करो। पूछो इनसे बुरखे के मसले पर क्या बोला केजरीवाल, पूछो, बुलाकर पूछो उसको, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि बोलो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तुम्हारी राय क्या है।
बिल्किस बानो पर तुम्हारी राय क्या है? पूछो उससे कि बुरखे पर तुम्हारी राय क्या है? पूछो उससे कि आपके इस वार्ड में क्यों स्कूल में टीचर नहीं है, क्यों कचरा नहीं उठता? तो मुख्यमंत्री बोलेगा, भैया बीजेपी को हराना है। नहीं, सुनिए, अरे मैं जिंदा हूं, जिंदा रहूंगा, मेरी बात सुनो। मैं जिंदा हूं, इंशाल्लाह जब तक अल्लाह चाहेगा जिंदा रहूंगा, और जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारे दरमियान में रहूंगा, तुम्हारी बात करता रहूंगा, और जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा तो तुम्हारे खंदों पर ही कब्रिस्तान को जाऊंगा इंशाल्लाह। मगर आप तो अब तो जिंदा है ना, तो जिंदगी का सबूत दो मेरे भाई। बुरखे के मसले पर केजरीवाल ने बोला कभी? हम बोलते हैं तो बोलते क्यों तुम हर मसले में बोलते रहे? क्यों नहीं बोलेंगे? भारत के संविधान में राइट टू चॉइस फंडामेंटल राइट है। पूछो केजरीवाल से, बिल्किस के बारे में क्यों नहीं बोलते तुम? तो बोलेंगे नहीं, बिल्किस के बारे में नहीं बोलेंगे। उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मीडिया में बयान है कि बिल्किस के बारे में नहीं बोलेंगे, स्कूल के बारे में बोलेंगे। वो जो बिल्किस जिसकी रेप कर दिया गया था, उसकी 3 साल की बेटी थी, एक मां के सामने बिल्किस की बेटी का कत्ल कर दिया गया। अगर वो बेटी जिंदा होती तो आज वो कॉलेज में पढ़ती होगी, मगर नहीं बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस पार्टी का एक मर्तबा साथ दीजिए। मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करके एमसीडी में भिजाइए, ताकि आपकी एक सियासी ताकत नजर आए। आपकी वोट की कोई अहमियत नहीं है, याद रखो मेरी इस बात को। अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी वोट की अहमियत है, आपकी वोट की कोई अहमियत नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस है, केजरीवाल है, कोई वोट की अहमियत नहीं है आपकी। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री हमारे बच्चों के, छोटे मासूम बच्चों के हाथ में झाड़ू देना चाहता है। कांग्रेस इन बच्चों, मासूम बच्चों के हाथ को खाली रखना चाहती है, और बीजेपी हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहती। बीजेपी हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को कि आप ही को तलाश करना पड़ेगा अपने मर्ज का इलाज। आपने ये सोचा 50 साल से कि नहीं ये मेरे मर्ज की दवा है, ये मेरे मर्ज की दवा है। मर्ज बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कि अब गरीबी की सतह के नीचे गिर आप आ चुके हैं। इसका एक ही चीज, वाहिद वजह है कि आपकी सियासी आवाज नहीं है, आपकी सियासी ताकत नहीं है। हर कोई समाज का एक सियासी लीडर है, मगर अगर आप कहेंगे कि अल्पसंख्यक समाज क्यों नहीं अपना लीडर बनाती, तो सब बोलेंगे, कांग्रेस बोलेगी, बीजेपी बोलेगी, आप बोलेगी। नहीं नहीं, इससे फिरका परस्ती बढ़ेगी। अच्छा, जो ठाकुर का लीडर होगा, जो ब्राह्मणों का लीडर होगा, जो बनियाओं का लीडर होगा, जो ओबीसी का लीडर होगा, यादवों का होगा। मगर अगर किसी का लीडर नहीं देखना चाहते तो आपका लीडर नहीं देखना चाहते। नहीं, मेरे आप सुनिए मेरी बात को। ओवैसी साहब, अरे ओवैसी क्या करेगा? ओवैसी क्या हर मर्ज की दवा है? क्या मेरे पास जादू की छड़ी है? आपके पास है जादू की छड़ी, वो वोट है। अगर आप होश के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप देखना, आप एक मर्तबा मजलिस के कॉर्पोरेटरों को कामयाब करो। 4 तारीख को पोलिंग करो मजलिस के हक में। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, चुनाव यहां से जीतो। हाजी रईस को जिताओ, उबैद को जिताओ, हमारी बहन को जिताओ। 1 महीने के अंदर जनवरी खत्म होने से पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री इस चौरस्ते पर आकर बोलेगा कि भैया माफ कर दो, ओवैसी के बातों में मत आओ। आज क्या है इनका मिजाज? ना ना, ये मुल्ला जी कहां जाएंगे, बीजेपी के डर से हमको वोट देंगे। मैं आपको कह रहा हूं, दुनिया में अगर आए हैं तो रब्बे करीम के हुक्म से आए हैं। डरना किसी हुकूमत से नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। बाबा साहिब ने कानून बनाया। अगर वो कानून ओवैसी के लिए, वो कानून मोदी के लिए भी है। कानून अगर एक है तो मेरे लिए भी एक है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए भी एक है। तुम ताकत में हो तो इसका यह मतलब नहीं हो कि मेरे हक को छीन लोगे। मेरी इज्जतदार मां और बहनों,
इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि 4 तारीख के दिन अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और हम हमारे दलित भाइयों को पैगाम देना चाह रहा हूं, हमारे ओबीसी भाइयों को पैगाम देना चाह रहा हूं। मोदी ने रिजर्वेशन दे दिया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ग्राउंड पर। याद रखो मेरी इस बात को कि एक वक्त आएगा कि रिजर्वेशन को कास्ट के ऊपर खत्म करके इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर तैयारी कर रही है बीजेपी देने के लिए। मेरे दलित भाइयों, आप पूछो, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछो कि तुम्हारी राय क्या है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन के बारे में। पूछो, कांग्रेस से पूछो। अरे बाबा साहिब अंबेडकर के ताल्लुक से बड़ी बड़ी बातें करते हो, मगर अंबेडकर के ख्वाब को चूकनाचूर कर दिए नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ग्राउंड पर रिजर्वेशन देकर। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो उस जजमेंट के 2 जजेस के पैराग्राफ पढ़ लो। उन दोनों जजेस ने अपने जजमेंट में लिखा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत में कास्ट के ऊपर रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। ना दिल्ली का मुख्यमंत्री बोलता है, ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना कांग्रेस बोलती है। मेरी अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए इन तमाम चीजों पर आपको गौर और फिक्र करके अपने वोट का इस्तेमाल करना है। बड़ी बड़ी बातें बहुत से लोग करते हैं, यकीनन बीजेपी को हराइए। अरे बीजेपी के खिलाफ हम ही तो वोट दे रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्योंकि हमने भाजपा के खिलाफ वोट दिया। हमारे बच्चे जेल में हैं। क्या खालिद सैफी जेल में नहीं है? क्या खालिद सैफी की बीवी रोते हुए वीडियो नहीं जारी की कि मेरा पति बीमार है, जेल में, उसका इलाज नहीं हो रहा है, मर जाएगा? क्या आपकी आंख खोलने के लिए काफी नहीं है कि खालिद जेल में है, उसकी पत्नी वीडियो जारी करती है इलाज के लिए, और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक मंत्री जेल में है तो उसके पैरों को तेल लगाया जा रहा है। ये तुम्हारी जिंदगी है, ये हमारी इज्जत है कि बीवी पुकार रही है अपने पति के लिए। उससे बड़ा इल्जाम दिल्ली के मुख्यमंत्री के मंत्री के ऊपर है, ईडी का केस है उसके ऊपर, मगर उसको जेल में तेल लगाया जा रहा है। और खालिद को जेल में ले जाने से पहले लाठियों से मारा गया था। आप आज अगर आंख नहीं खोलेंगे तो कब खोलोगे? जब कयामत आओगी, जब होश में आओगे आप? कब होश में आओगे आप? बताओ मेरे को। मेरी अल्फाज अगर आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो मुझे माफ कर देना एक पागल समझकर, मगर मैं आपको अपना समझकर अपनों के दरमियान में खड़े होकर अपनी दिल की तकलीफ को बयान कर रहा हूं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आज उठने का वक्त है। अपने वोट की कीमत को जानो, अपने वोट की अहमियत को जानो। अगर आप गरीब हैं, कमजोर हैं, मजलूम हैं, तो फिर वोट की अहमियत को समझो। आपको वोट को इस्तेमाल करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। और 4 दिसंबर के दिन अपना एक वोट पतंग के निशान पर लगाइए। कामयाब करिए हाजी रईस को बल्ली मारान से, ओखला से, जहां जहां मजलिस के कैंडिडेट खड़े हैं। और उस पर भी मीडिया हमसे सवाल करता, जो छोटे रिचार्ज के चार्ज के ऊपर है। सुन लो मीडिया वाले, जो छोटे रिचार्ज के चार्ज पर काम करते हैं, तुम आकर हमसे सवाल करते हो कि आप 16 सीट खड़ा किए तो भाजपा को फायदा पहुंचेगा। अरे मीडिया वालों, कितनी मलाई खाओगे तुम छोटे रिचार्ज की? कितनी मलाई खाओगे छोटे रिचार्ज की? 250 एमसीडी की सीटें हैं, 16 हम लड़ रहे हैं, बाकी पे बोलो जीत जाओ। ये 16 छोड़ दो तो बोलेंगे नहीं, ओवैसी की पार्टी का एक भी नहीं जीतना चाहिए। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि ये लड़ाई हमको और आपको मिलकर लड़ना है। ये रास्ता आसान नहीं है, कठिन है, मगर मंजिल को पा सकते अगर जिसके पास हौसला और आजम होगा, जिसके पास जिद होगी, जिसके पास एक धड़कता हुआ दिल होगा। जो इंसान है जो देखेगा तकलीफ को देखकर उसकी आंख में आंसू पैदा होते हैं, वो जरूर मुझे यकीन है कि मंजिल को वोट देगा।
हाँ, अगर कोई होगा जो ड्रग्स को बढ़ाना चाहता है, जो गुंडागर्दी को बढ़ाना चाहता है, तो वो जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री के ताईदी उम्मीदवार के लिए। मगर अगर कोई शराफत चाहता है, तरक्की चाहता है, अमन चाहता है, विकास चाहता है, तो हाजी रईस का साथ देगा, मजलिस का साथ देगा। तो मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि 4 दिसंबर के दिन सुबह के अवलीन वक्तों में आप अपने घर से निकलिए और अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। क्या आप तमाम इंशाअल्लाह पतंग को वोट देंगे 4 दिसंबर के दिन? तो हाथ उठाकर बता दीजिए कि आप मजलिस को वोट देंगे। आप तमाम लोगों को बताइए, अगर आज जितने लोग यहां पर आए, आपसे अपील है कि एक एक आदमी जो यहां पर है वो 5-5 लोगों की जिम्मेदारी ले ले, बूथ पर जाए, बूथ पर वोट डाले, जनता को, अपने दोस्त को, रिश्तेदारों को लेकर जाकर वोट का इस्तेमाल करवाए। और मजलिस की कामयाबी आपकी कामयाबी होगी, आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी। आपका बेहद शुक्रिया कि आप अपना वक्त निकाल कर आए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम।